हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट से करते हैं guys। देखिए, बिल्डिंग रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है सहनशीलता। कि आप प्रॉब्लम में जाते हैं, फिर से आप बाउंस बैक करते हैं। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो यहाँ लिखा है बिल्डिंग रेजिलियंस, यानी कि जेरेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये नाउन है कि सहनशीलता को बढ़ाना। कैसे, देखते हैं। यहाँ देखिए, द रियो डिक्लेरेशन अंडरलाइंड द कोहेशन विद इन ब्रिक्स। ये अंडरलाइंड हमारा वर्ब है। तो इस वर्ब से इस एरिया में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? द रियो डिक्लेरेशन। रियो मतलब जो ब्राज़ील का एक शहर है रियो, जहाँ पर ये ब्रिक्स का समिट हुआ था। डिक्लेरेशन का मतलब है कि एक घोषणा करना। तो जो समिट हुआ होगा, जितने भी मेंबर्स होंगे, सबके सहमति हुई होगी, तो एक एक डिक्लेरेशन बना होगा कि हम ये करेंगे। तो उस डिक्लेरेशन के बारे में बात की जा रही है। रियो का जो डिक्लेरेशन है अंडरलाइंड। अंडरलाइन का मतलब होता है हाईलाइट करना। तो उसने अंडरलाइन किया, हाईलाइट कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से किस चीज को हाईलाइट किया? द कोहेशन। यहाँ द लगा है तो ऑफकोर्स ये नाउन है। कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी, एकता। एकता को हाईलाइट किया है। कहाँ एकता है? विद इन ब्रिक्स। ब्रिक्स के जो देश हैं उनमें आपस में बहुत एकता है। इस चीज को इस रियो डिक्लेरेशन ने अंडरलाइन कर दिया है। क्लियर? आगे देखिए। The 17th summit of BRICS, okay, emerging economies, okay, which ended on Monday, came at a time when the organization was in the global spotlight. यहाँ पे फुल स्टॉप है। बात किसकी हो रही है? द 17th समिट ऑफ ब्रिक्स। एक कॉमन सेंस बताता हूँ कि जैसे यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, प्रपोजिशन है, तो इस ऑफ के बाद ये जो आप देख रहे हो ना ब्रिक्स, तो ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी वर्ब इसको देखकर नहीं लगता है, वर्ब लगता है इसको देखकर, इधर। हालांकि बात यहां ब्रिक्स की हो रही है, लेकिन लिखने का तरीका है द 17th समिट ऑफ ब्रिक्स। लेकिन अगर मान लो यहां पर कभी ऐसा रहता कि द फ्रेंड ऑफ सोनू, तो सोनू हमारा सब्जेक्ट होता कि फ्रेंड सब्जेक्ट होता? द फ्रेंड ऑफ सोनू। तो हमेशा ऑफ से लेफ्ट हैंड वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो द 17th समिट, 17वां ये समिट था। किस चीज का समिट था? ब्रिक्स का समिट था। ब्रिक्स के राइट हैंड साइड में लिखा है एमर्जिंग। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उभरता हुआ। एक इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में। कैसा ब्रिक्स है? उभरता हुआ। इकोनॉमीज, यानी कि इनमें जितने भी देश है उनकी इकोनॉमीज जो है उभर रही है। तो उभरती हुई इकोनॉमीज है ब्रिक्स, इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो ये जो यहां तक हो गया, उभरती इकोनॉमीज। फिर अचानक एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया है विच। विच इस ब्रिक्स को ही डिनोट कर रहा है। विच एंडेड, जिसका अंत हुआ ऑन मंडे, यानी कि ये जो समिट था ये मंडे को एंड हो गया। क्लियर? केम, क्या केम? ये जो 17 समिट है इसका ये वर्ब है, ये प्रेडिकेट यहां पे छुपा हुआ है। केम एट अ टाइम, ये समिट उस वक्त आया। ये 17वां समिट जो ब्रिक्स का था वो उस वक्त आया। केम एट अ टाइम, कब? व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज इन द ग्लोबल स्पॉटलाइट। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ब्रिक्स। जब ब्रिक्स जो था वो ग्लोबल नजरों में था, स्पॉटलाइट में था, पूरे विश्व के नजरों में था। कुछ ऐसी बात हुई होगी, सबकी नजर ब्रिक्स पर थी। तो ये बात कही जा रही कि भाई ये जो समिट है, 17वां समिट ब्रिक्स का, जो कि एकदम उभरती हुई इकोनॉमीज है, जो कि मंडे को खत्म भी हो गया, ये उस वक्त हुआ जब ऑलरेडी सबकी नजरों में है। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, दिस वॉज द फर्स्ट सच मीटिंग। पहले यहां तक देखते हैं। दिस वॉज, यह था, द फर्स्ट, पहला, सच मीटिंग, ये पहला कुछ इस तरह का मीटिंग था। दैट, ये दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्लॉज बनाएगा। दैट इंक्लूडेड ऑल द न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स। देखिए, दैट इंक्लूडेड, जिसमें शामिल हुए, या इंक्लूडेड शामिल थे, जैसे हिंदी कह लो। ये क्या लिखा हुआ? ऑल द न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स। ये जो आप देख रहे हो ना, मेंबर्स आपका नाउन है। इंडक्टेड क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है। इंडक्टेड का मतलब जिन्होंने भर्ती लिया उसके अंदर, जो घुसे, जो आए, वो इंडक्टेड बोलते हैं। न्यूली मतलब नए नए आए। तो इनमें शामिल थे सारे नए नए लोग भी, जो जो नए लोग आए थे वो भी इनमें शामिल थे। देख रहे हो? तो ये एक ऐसी मीटिंग थी, पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें शामिल कौन थे? न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स। वो कौन है मेंबर्स? इजिप्ट, क्या है?
एथियोपिया, द यूएई, ईरान एंड इंडोनेशिया. सऊदी अरेबिया हैज नॉट ज्वाइंड सो फार. अब तक सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया, बाकी सारे लोग आए थे. यहां तक भी क्लियर हो गया. आगे देखिए. इट ऑल्सो फॉलोड द यूएस इजराइल अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम. इट मतलब कौन? इट मतलब ब्रिक्स. ऐसे देखिए, पार्सिंग का मतलब है कि एक एक बात आपके समझ में आनी चाहिए. इट किसको कहा जा रहा है, नहीं तो ओवरऑल न्यूज तो सबको पता होता है, यहां तक हमारा है ना, पार्सिंग करते हैं. इट मतलब क्या है? ब्रिक्स. ऑल्सो मतलब कि भी, तो ऐसा भी कुछ हुआ, मतलब कुछ और भी हुआ होगा तभी ऑल्सो लगा है. फॉलोड द यूएस इजराइल अटैक्स. देखिए, कभी अगर अखबार में ऐसा आ जाए ना कि फॉलोड फलाना, तो समझ लेना कि फलाने के बाद ये हुआ. तो फॉलोड द यूएस इजराइल अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम. यूएस इजराइल का जो अटैक हुआ, किस पर? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो अटैक हुआ, उसके बाद ये मीटिंग हुई, उसके बाद ये ब्रिक्स की मीटिंग हुई. इसलिए ब्रिक्स को इट बोला है और फॉलोड लिखा है. इसके बाद यानी कि पहले ये घटना घटी, तब ये मीटिंग हुई. ऑल्सो लिखा है तो इससे पहले कोई और भी मीटिंग कुछ रही होगी, इसलिए ऑल्सो लिख दिया है. चलिए, और एक और पॉइंट जोड़ा है कि ये तो चलो, यूएस इजराइल का अटैक हुआ था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, और क्या हुआ था? एंड द एस्केलेशन इन इजराइल्स बोम्बार्डमेंट ऑफ गाजा. इजराइल का जो गाजा में बोम्बार्डमेंट है, अब यहां मे के लिए इन नहीं है, बोम्बार्डमेंट ऑफ गाजा लिखा है, वो लिखा जाता है. बोम्बार्डमेंट ऑफ गाजा मतलब गाजा की बमबारी, ऐसे बोला जाता है. तो इजराइल ने गाजा में जो बमबारी की, वो और ज्यादा बढ़ा दिया, एस्केलेट कर दिया. तो इस एस्केलेशन के बाद ये मीटिंग रखी गई है. तो ये बात कही गई. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है यहां से कि दिस वॉज द फर्स्ट समिट. ये पहला ऐसा कोई समिट था सिंस द 4-day इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन मे. यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो झगड़ा हुआ था मई में, तब से, उस पॉइंट से ये पहला ऐसा मीटिंग था. यहां तक क्लियर है? तो यहां तक भी क्लियर हो गया. अब है कि एंड ऑल्सो आफ्टर द G7 समिट इन कैनेडा. और जब G7 समिट कनाडा में हुआ था उसके बाद, तो कह रहे दिस वॉज द फर्स्ट समिट. ये पहला समिट हुआ है. कब से? जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट मई में हुआ तब से, और जब G7 समिट कनाडा में हुआ उसके बाद से ये पहला समिट है. चलिए आगे बढ़ते हुए कलर चेंज करते हैं. देखिए, द ब्रिक्स ग्रुपिंग. अब पार्सिंग देखिए, द ब्रिक्स ग्रुपिंग के बाद अचानक कॉमा आ गया है. तो जब कॉमा आ रहा है मतलब ये उसका प्रेडिकेट नहीं हो सकता. ये हमारा सब्जेक्ट है ना, द ब्रिक्स ग्रुपिंग सब्जेक्ट है, ये तो नहीं हो सकता प्रेडिकेट. तो यहां पर अचानक जो सीन आया है ना गाइस, ये जो फ्रेज बनाएगा इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज. ये एडजेक्टिव्स होते हैं और ये पैसिव में होते हैं. ये जो सीन है ना, इसको ऐसे समझो विच वाज सीन या विच इज सीन, ऐसे समझा करो. हालांकि पास्ट पार्टिसिपल है तो हम इसको विच वाज सीन ही समझेंगे. तो द ब्रिक्स ग्रुपिंग विच वाज सीन एज द नेक्स्ट चैलेंजर, जिसको देखा गया एक नेक्स्ट चैलेंजर के तौर पर, कि अगला चैलेंजर, ब्रिक्स की जो ग्रुप है ना, ये चैलेंजर है. ओके, चैलेंजर टू द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर. ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर, पूरे विश्व का जो फाइनेंशियल ऑर्डर होगा, एक तरीका बना होगा, उसके लिए चैलेंज है. ब्रिक्स, जो ब्रिक्स के जो लोग हैं, ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं, वो एक तरीके से नेक्स्ट चैलेंजर है. किसके लिए चैलेंजर है? ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर के लिए चैलेंजर है. कहाँ है ये? इन, अच्छा यहां पर है. अब यहां पर देखिए, यहां बहुत गौर से देखिए, ये कॉमा है, ये यहां पर इज आ रहा है. अब देखिएगा, इज इन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रॉस हेयर्स, ये फिर कॉमा आ गया. मुझे आप बताइए कि ये जो इज है, इस इसका सब्जेक्ट है कौन? कौन इसका सब्जेक्ट? समझ में आ रहा कुछ? जी, सब्जेक्ट इसका है द ब्रिक्स ग्रुपिंग. ये जो आप देख रहे हो ना, द ब्रिक्स ग्रुपिंग, ये सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है इज इन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रॉस हेयर तक है. यानी कि कह रहा है कि जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है ना, इज मतलब है, कहां है? इन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रॉस हेयर, डोनाल्ड ट्रम्प के क्रॉस हेयर में है.
क्रॉस हेयर का मतलब निशाने पर है। जो स्नाइपर्स जब गोली मारते हैं ना, तो जब वो ऐसे देखते हैं तो ऐसे प्लस का ऐसे निशान आता है, ऐसे उसको क्रॉस हेयर कहते हैं। तो उसके निशाने पर है ये। क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये सीन वाला क्या था, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था। अब यहां क्या लिखा हुआ है, एज ही सीज इट माउंटिंग एन ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, ही मतलब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं, इट मतलब ब्रिक्स ग्रुपिंग को क्या करते हुए देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, माउंटिंग मतलब बनाना, माउंटिंग एन ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प बना रहा है। ऑल्टरनेटिव टू व्हाट, ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड। डॉलर के मुकाबले एक नया विकल्प बना रहा है कि हम डॉलर यूज नहीं करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में, जो अभी डॉलर चलता है तो हम डॉलर यूज नहीं करेंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं। जब वो ब्रिक के ग्रुपिंग को देखते हैं, ब्रिक्स कंट्री को देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये लोग क्या करेंगे, ये कुछ नया ही निकालेंगे, डॉलर आगे यूज नहीं करेंगे ट्रेड में, ऐसा उनका डर है। और ये जो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है ना, ये नजरों में है, किसके नजरों में है, डोनाल्ड ट्रंप के नजरों में है, उनके क्रॉस हेयर्स में है। करेक्ट? अब देखिए, आगे देखिए, इन एडिशन। अच्छा, इन एडिशन का मतलब होता है कि और भी, और ले लो, ये बात तो है, प्लस ये भी, इसको कहा जाता है इन एडिशन। तो इन एडिशन, साथ में, द ग्रुप हैज सेवरल इंटरनल राइवलरीज। द ग्रुप हैज, ये स्टेट ऑफ पोजीशन है, ग्रुप में है, ग्रुप के पास है, क्या है, सेवरल, बहुत सारे, इंटरनल राइवलरीज, अंदर अंदर ही लड़ाइयां हैं। राइवलरीज मतलब प्रतिद्वंदता होती है, दुश्मनी टाइप, तो अंदर अंदर ही राइवलरी चल रही है, राइवलरी है। दैट हैव ब्रॉट, अभी दैट क्या है, ये उस राइवलरीज के लिए लिखा गया है कि वो दुश्मनी है, जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हैव ब्रॉट इट्स सस्टेनेबिलिटी इनटू क्वेश्चन, जो ले आया है, इट्स मतलब ब्रिक की, सस्टेनेबिलिटी मतलब कब तक टिकेगा, सस्टेन रहेगा कि नहीं, इसके सस्टेनेबिलिटी को क्वेश्चन में ले आया है, यानी कि सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। समझ रहे हो? पार्सिंग, ऐसे देखिए, एक एक पॉइंट को देखिए, ये देख रहे क्लॉज कैसे बनते हैं, ये देखो एडजेक्टिव क्लॉज, दैट हैव, दैट के बगल में हैव क्यों लगा, हैज क्यों नहीं लगा, इसलिए क्योंकि राइवलरीज लिखा हुआ है एक से ज्यादा, इसलिए हैव लगा है। दैट हैव ब्रॉट, ले आया है, रख दिया है, इट्स सस्टेनेबिलिटी, इसके सस्टेनेबिलिटी को, इसके टिकाऊ को, कि टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ले आकर खड़ा कर दिया। अब देखिए आगे, यहां से पढ़ते हैं, इन अप्रैल द ब्रिक्स foreign ministers meeting ended without a joint statement as the African members held up the wording on the expansion of the UN Security Council। अब इसकी पार्सिंग कैसे करेंगे, देखिए, कोशिश करते हैं। आइए, तो लिखा है इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल में, ठीक है। क्या हुआ भाई, द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, तो ब्रिक्स के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, अप्रैल में हुई थी, ठीक है। मीटिंग एंडेड, मीटिंग एंड हो गई, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, विदाउट अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया कि आप भी स्टेटमेंट दो, मैं भी दूं, मैं भी दूं, सबका एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आए, नहीं हुआ। एज मतलब क्योंकि, द अफ्रीकन मेंबर्स, जो अफ्रीकन के मेंबर्स थे, ब्रिक्स में होता है ना, ब्रिक्स, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो जो अफ्रीकन मेंबर्स थे, हेल्ड अप द वर्डिंग, वर्डिंग मतलब जो शब्द यूज हुए होंगे, हेल्ड अप मतलब होल्ड मतलब रोकना, उन हेल्ड अप द वर्डिंग, उन वर्ड को रोक लिया। किस पर वर्डिंग थी, ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको और व्यापक बनाएंगे, और बड़ा बनाएंगे, देख रहे हो, ऑन द एक्सपेंशन, उसके व्यापक बनाने पर, किसको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और बड़ा करने पर जो वर्डिंग हुई होगी, उस वर्डिंग को होल्ड कर लिया, उनको पसंद नहीं आया होगा, आपस में आपने कुछ लिखा, सामने वाले को पसंद नहीं आया, तो होल्ड कर लिया गया, तो ये आपस में मतभेद चल रहे हैं। चलिए और देखते हैं, नेक्स्ट है, मीनवाइल, यानी कि उसी दौरान, डिस्पाइट इंडियाज क्लैरिफिकेशन इन मार्च, देखो डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, किसके बावजूद,
इंडियाज क्लैरिफिकेशन, इंडिया के सब कुछ क्लियर कर देने के बावजूद, क्लैरिफिकेशन के बावजूद, कब क्लियर किया? इन मार्च, ठीक है। तो डिस्पाइट इंडियाज क्लैरिफिकेशन इन मार्च दैट, क्या था क्लैरिफिकेशन? दैट, यह कि इट इज नॉट कंसीडरिंग डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड इन एनी फॉर्म। ये जो दैट है ना, ये भी एक क्लॉज बना रहा है, बट ये नाउन क्लॉज बना रहा है। उसने ये डिक्लेयर किया इंडिया ने मार्च में कि इट इज नॉट, इट इज मतलब ये जो ब्रिक है, इट इज नॉट कंसीडरिंग डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड, ये नहीं मान रहा है, नहीं सोच रहा है, कंसीडर नहीं कर रहा है डी डॉलराइजेशन, कि डॉलर को हम खत्म कर दे, ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेड का जो डॉलर वाला जो ट्रेड होता है उसको खत्म कर दे इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में, बिल्कुल मना करते कि हम ऐसा नहीं कर रहे। एंड, और ये एक और बात दैट देयर इज नो यूनिफाइड ब्रिक्स पोजीशन, कि भाई ब्रिक्स में यूनिफाइड पोजीशन नहीं है। यूनिफाइड मतलब एकजुट होके कोई ऐसा नहीं सोच रहा है ऑन द इशू, इस इशू पर। ब्राजील्स प्रेसिडेंट लूला, ये हो गया अब है। तो इसके बावजूद, समझ लो, इसके बावजूद कि इंडिया ने बात कही, अब यहां कॉमा है, कॉमा पे ध्यान देना, बावजूद वाला जब सेंटेंस आएगा गाइस, डिस्पाइट फलाना, तो फिर कॉमा के बाद चिल्लाना भी होगा। समझ लो, अगर बोलूं कि डिस्पाइट हैविंग अ ब्यूटीफुल वाइफ ही हैज एन अफेयर विद अनदर गर्ल, तो इधर ये दिखाते हैं कि खूबसूरत वाइफ है, तो इधर कंट्रास्ट भी दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर है कि डिस्पाइट, इसके बावजूद कि इंडिया ने सब क्लियर कर दिया था कि हम कोई डॉलर फॉलर नहीं खत्म कर रहे हैं, उसके बावजूद ब्राजील्स प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला द सिल्वा, डबल्ड डाउन ऑन रिटोरिक। डबल डाउन का मतलब होता है और जोर दे दे कर बोला, ऑन रिटोरिक, अपने भाषण को, जो रिटोरिक जो उन्होंने पहले बोला होगा उस पर और डबल काम किया और जोर दिया अगेंस्ट द यूएस के खिलाफ, सेइंग दैट, यह कहते हुए कि ब्रिक्स प्रूफ्स द वर्ल्ड डजंट नीड एन एम्परर, कि ये कहा कि ब्रिक्स ये प्रूफ करता है कि पूरे संसार को कोई एम्परर नहीं चाहिए, कोई सम्राट नहीं चाहिए। देख रहे हो, ब्रिक्स प्रूफ्स, ब्रिक ये प्रूफ करता है दैट वर्ल्ड, पूरा दुनिया, डजंट नीड, नहीं चाहिए, एन एम्परर, एम्परर नहीं चाहिए। मतलब इंडिया एक तरफ प्यार से बात करेगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम डॉलर खत्म नहीं करेंगे, और लूला कह रहा है कि हमें एम्परर मत बनो भाई, डोनाल्ड ट्रंप एम्परर मत बनो, हमें नहीं चाहिए, वर्ल्ड को नहीं चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? अब देखिए, मिस्टर ट्रंप हैज सिंस रिपीटेड थ्रेट्स दैट ब्रिक्स कंट्रीज would face an extra 10% tariffs due to the grouping's anti-American stance. An awkward moment for New Delhi as it attempts to conclude a trade agreement with Washington. यहां पे फुल स्टॉप है, कोशिश करता हूं समझाने की। देखिए, मिस्टर ट्रंप हैज सिंस रिपीटेड, तब से मिस्टर ट्रंप ने रिपीट किया है थ्रेट्स को, अपने धमकी को रिपीट किया है, रिपीटेड थ्रेट्स। क्या है धमकी? दैट ब्रिक्स कंट्रीज वुड फेस। अब ये दैट क्या है? ये आपका एक क्लॉज बना रहा है, नाउन क्लॉज बना रहा है, कंजंक्शन है। दैट यह है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो है वुड फेस, वो फेस करेगा। वुड क्यों आया? जब इधर पास्ट हो तो यहां पर विल नहीं वुड आता है, कि जितने भी ब्रिक के अंदर कंट्रीज हैं वो झेलेंगे, अब फेस करेंगे। क्या फेस करेंगे? एन एक्स्ट्रा 10% टैरिफ, 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ फेस करेंगे। क्यों? ड्यू टू द ग्रुपिंग्स एंटी अमेरिकन स्टैंड। जो ग्रुप है, ग्रुपिंग का जो एक रवैया है, एक जो एटीट्यूड है, वो क्या है? एंटी अमेरिकन स्टैंस, मतलब रवैया है। इसके कारण 10% एक्स्ट्रा टैरिफ फेस करेंगे। फिर यहां पर लिखा है एन ऑकवर्ड मोमेंट फॉर न्यू दिल्ली। अचानक यहां पर एम डैश करके लिखा है कि एक बहुत ही अजीब सा मोमेंट है इंडिया के लिए, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया के लिए, एज, क्योंकि इट अटेम्प्ट्स, इंडिया कोशिश करता है, टू कंक्लूड अ ट्रेड अग्रीमेंट विद वाशिंगटन, यानी कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड अग्रीमेंट करे, कंक्लूड करे, उसमें शामिल हो, एक ऐसा राय विचार करे कि अग्रीमेंट हो जाए। तो इसलिए इंडिया के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, सारे चैलेंजेस के बावजूद, द रियो डिक्लेरेशन अंडरलाइंड, रियो में ये जो मीटिंग हुई और जो घोषणा आया, उस डिक्लेरेशन ने दिखा दिया, हाईलाइट किया द बेसिक कोहेशन एंड कंसेंसस विद इन ब्रिक्स मेंबर्स ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज,
क्या अंडरलाइन किया? द बेसिक कोहेशन, कि जो बेसिक जो एकजुटता होनी चाहिए वो है, बेसिक कोहेशन मतलब एकजुटता। एंड कंसेंसस, उनमें सहमति भी है, कंसेंट भी एक दूसरे का है। कहाँ है? विद इन ब्रिक्स मेंबर, ब्रिक्स के मेंबर्स में ये दोनों बातें हैं, कोहेशन भी है और कंसेंसस भी है। किस चीज पर? ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज, दुनिया भर के जो इश्यूज है, रेंज ऑफ इश्यूज, उन सब पर इनकी सहमति है, एकजुटता है। अब देखिए, इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट, सबका जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, तो इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट देयर वॉज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट द अटैक्स। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। देयर वॉज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज था, कहां था, किसके खिलाफ था? अगेंस्ट द अटैक्स, उस अटैक्स के खिलाफ था। किधर अटैक्स? ऑन गाजा, गाजा पर जो अटैक हुआ उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज था। एंड कंडेमनेशन ऑफ द स्ट्राइक्स ऑन ईरान, और कंडेमनेशन का मतलब होता है बुराई, बुरा बोलना, कंडेम करना कि खराब है। तो कंडेमनेशन भी था उस स्ट्राइक के बारे में जो ईरान पर हुआ था। गिवन द रिस्क टू न्यूक्लियर सेफ्टी, और ये सब हुआ था गिवन द रिस्क। गिवन द रिस्क का मतलब होता है ये देखते हुए, गिवन द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर सेफ्टी को देखते हुए इतना सब कुछ हो गया था। तो इस बात पर एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज किया गया था। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या था? देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, बहुत कड़ी भाषा थी, अगेंस्ट द अटैक्स ऑन गाजा, गाजा पर जो अटैक हुआ था। एंड कंडेमनेशन ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान, ईरान पर जो स्ट्राइक हुआ था उसका भी कंडेमनेशन था। ठीक है। गिवन द रिस्क, गिवन द रिस्क का मतलब कि देखते हुए, कंसीडरिंग द रिस्क टू न्यूक्लियर सेफ्टी, कि न्यूक्लियर सेफ्टी पर रिस्क है, इस बात को देखते हुए इतना सब कुछ हमला हो गया, इस बात पर कड़ी निंदा की गई। ठीक है, चलिए। इंडिया वॉज एबल टू एंश्योर, ऐसे देखिए, इंडिया वॉज एबल टू एंश्योर अ पैराग्राफ विथ टफ लैंग्वेज कंडेमनिंग द पहलगांव टेरर अटैक एंड रेफरेंसेस टू टेरर फाइनेंसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। ठीक है। इंडिया वॉज एबल टू इंश्योर, इंडिया बिल्कुल इंश्योर करने में कामयाब था, सुनिश्चित करने में कामयाब था। अब इंश्योर अ पैराग्राफ विद टफ, मतलब एक पैराग्राफ को रख दिया अपने, इंश्योर का मतलब वैसे तो सुनिश्चित करना होता है, बट यहां पर इंश्योर अ पैराग्राफ का मतलब कि अपनी बात एक पैराग्राफ में रख दी। क्या रख दी? विद टफ लैंग्वेज, उसमें भी बहुत ही टफ लैंग्वेज था। कंडेमनिंग, करते हुए, निंदा करते हुए, किस चीज की निंदा करते हुए? द पहलगाम टेरर अटैक, जो पहलगाम पे टेरर अटैक हुआ था। एंड एंश्योर क्या किया? रेफरेंसेस, कुछ रेफरेंसेस दिए, कुछ और उल्लेख किया, कुछ और रेफर किया। क्या रेफर किया? क्या रेफरेंस दिया? टू टेरर फाइनेंसिंग, कि टेरर फाइनेंसिंग भी हो रहा है, पैसा भी टेररिस्ट को दिया जा रहा है। एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट, और बॉर्डर पे टेररिस्ट की मूवमेंट भी हो रही, इन सब का वहां पर उल्लेख भी किया, ये बातें भी कही। ठीक है, अपने उस पैराग्राफ के अंदर। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, इंडिया एंड ब्राजील won endorsements of the whole grouping on playing a larger role at the UN, including the Security Council. अब यहां पर क्या बात कही जा रही है? देखिए, यहां पर कह रहा है कि इंडिया एंड ब्राजील, इंडिया और ब्राजील जो है वॉन्ट एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन, इनको समर्थन मिला। ठीक है जी, किस चीज का? ऑफ द होल ग्रुपिंग, पूरे ग्रुप का समर्थन मिला, ब्रिक्स में जितने लोग थे सबका समर्थन मिला। किस चीज पर? ऑन, समर्थन, एंडोर्समेंट ऑन व्हाट? ऑन प्लेइंग अ लार्जर रोल एट द यूएन, कि यूएन में ये एक लार्जर रोल चाहते हैं, यूएन के अंदर ये ब्रिक्स चाहते हैं कि हमें उतनी और इंपॉर्टेंस दी जाए, एक बड़ा रोल हम भी प्ले करें। ठीक है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये लोग बड़ा रोल चाहते हैं। क्लियर? चल आगे देखते हैं। अब यहां की द एब्सेंस ऑफ द चाइनीज एंड रशियन प्रेसिडेंट्स, एब्सेंस का मतलब है कि नहीं थे, अनुपस्थिति, किसकी? ऑफ द चाइनीज एंड रशियन प्रेसिडेंट्स, न चाइनीज के प्रेसिडेंट थे न रशिया के प्रेसिडेंट थे, इनकी जो एब्सेंस थी, अलाउड, उस एब्सेंस ने अलाउड किया मोर स्पेस फॉर द नॉन P5 कंट्रीज टू प्रमोट अ कॉमन विजन फॉर द ग्लोबल साउथ। क्या हुआ? जब चाइनीज के प्रेसिडेंट नहीं आए, रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आए, तो उनके न आना, उनकी जो अनुपस्थिति थी, और इनको अलाउ कर दिया, इनको और मोर स्पेस दे दिया, अलाउड मोर स्पेस फॉर द नॉन P5 कंट्रीज, जो P5 कंट्रीज में नहीं है, इनको और मौका दे दिया क्या करने का?
टू प्रमोट अ कॉमन विजन, कि अपना कॉमन विजन रखे कि हम ये चाहते हैं। विजन फॉर द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ यानी कि जो विकासशील देश है इनके लिए हम, हमारा ये विजन है, हमारा ये टारगेट है, ये रखने का और मौका मिल गया क्योंकि वो दोनों लोग नहीं आए थे। फिर कह रहा है कि एडिंग सेवरल इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस, जिसमें ये लोग और भी ऐड कर रहे थे, ऐड करते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस थे, उपाय थे, प्रपोजल थे ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी पर, क्लाइमेट चेंज पर, एंड रीऑर्डरिंग द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फिर से ऑर्डर में लाया जाए और सही किया जाए, उस पर उनके बहुत सारे सुझाव थे, रेजोल्यूशन। क्लियर? एक्चुअली इसकी हिंदी भी करो ना तो हिंदी इतनी टफ होती है ना, अजीब ही है ना, ये बहुत शुद्ध होता है सब कुछ, तो इसकी हिंदी भी आम हिंदी नहीं है। द रियो, यहां से देखते हैं, एक मिनट। द रियो डिक्लेरेशन also took a stern view of the USA's moves on tariffs। फिर छोटा सा कि रियो का जो डिक्लेरेशन है, रियो में जो ये अनाउंसमेंट हुआ, also took a stern view, ये जो टेक अ स्टर्न व्यू का मतलब होता है कि बहुत कड़े तरीके से अपना व्यू दिया है, तो took a stern view of the USA's move on tariffs, यूएस का जो कदम है टैरिफ के ऊपर कि 10% एक्स्ट्रा लगाया, उस पर इन्होंने अपना कड़ा एक रुख दिखाया है। ठीक है, चलिए अब है, एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट्स लीडरशिप ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग नेक्स्ट ईयर, कॉमा पे रुकते हैं। एज मतलब जैसा कि, इंडिया प्रिपेयर्स, इंडिया प्रिपेयर, अब लिखा है प्रिपेयर्स तो हम समझेंगे प्रिपेयर कर रहा है, फॉर इट्स लीडरशिप, अपने लीडरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग, ब्रिक्स ग्रुपिंग की का लीडरशिप करेगा ये नेक्स्ट ईयर, अगले साल इंडिया में समिट होगा, तो जैसा कि वो कर रहा है, दैट, अब यहां दैट अचानक लगा है, अब इस दैट पर फोकस कीजिएगा। दैट क्या है? जो, ये ब्रिक्स के बारे में कह रहा है, जो नाउ रिप्रेजेंट्स अबाउट हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ये जो ब्रिक्स है ना, ये आधे ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इतने देश इसके अंदर हैं। अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 40% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है जो ब्रिक्स है। एंड अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, कम से कम ग्लोबल में जितनी ट्रेड होती है पूरे विश्व में उसका क्वार्टर, एक तिहाई, यही रिप्रेजेंट करता है। तो समझ गए? तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। अब कह रहा है, अब ये कह रहा है कि चूंकि इंडिया जो है वो अगले साल लीडरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो इट कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस कंसेंसस। इट मतलब इंडिया, इंडिया कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस कंसेंसस, इस सहमति के साथ फॉरवर्ड आगे बढ़ सकता है। फुलफिलिंग द विजन फॉर द ग्रुपिंग्स एक्रोनिम, फुलफिलिंग द विजन, विजन जो एक टारगेट बनाया उसको फुलफिल करते हुए, क्या टारगेट था? ग्रुपिंग्स एक्रोनिम, पूरे ग्रुप का एक शॉर्टकट बनाया गया है। क्या शॉर्टकट है? एक्रोनिम दैट मिस्टर मोदी रिकास्ट, रिकास्ट मतलब दोबारा से किया है। मिस्टर मोदी ने ये जो ब्रिक्स है ना, इसको एक अलग से एक्रोनिम दिया है, एक अलग से नाम दिया है। एज क्या दिया है? बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसको एक नया नाम दिया है मोदी ने। अब इसकी मैं हिंदी क्या करूं? बिल्डिंग रेजिलियंस मतलब कि आप फिर से वो लचीलापन लाओ, एंड इनोवेशन, इनोवेटिव बनो, इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन, कोऑपरेट करो, सस्टेनेबिलिटी एक टिकाऊ हो, तो मोदी ने नया नाम दिया। अब आप यहां से यहां तक क्या समझे आप मुझे बताइए, मुझे लग रहा है आपको यहां से डाउट है, क्योंकि अगर आप इसकी पार्सिंग करोगे तो जब आप अपने घर पे पार्सिंग करना तो ये यहां से चलेगा। इसको मैं हाईलाइट करता हूं ना, एज से उठाना और एज से यहाँ पे ख़त्म करना, तो इसको ऐसे करके एक बार देख लो कि एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट्स लीडरशिप ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग नेक्स्ट ईयर, यहाँ कॉमा है, कॉमा के बाद फिर ये इट आना चाहिए, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है दैट नाउ। तो ये समझ गया ना कि जैसा कि इंडिया प्रिपेयर कर रहा है फॉर इट्स लीडरशिप, अपने लीडरशिप के लिए ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग की नेक्स्ट ईयर, ठीक है। वो ब्रिक्स नाउ रिप्रेजेंट्स अबाउट हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, हाफ इसका ये है, अराउंड 40% ग्लोबल जीडीपी है, क्वार्टर इसका ग्लोबल ट्रेड है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, इट कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस कंसेंसस, इसके सहमति से आगे बढ़ सकता है, कॉमा फुलफिलिंग द विजन, विजन को फुलफिल करते हुए फॉर द ग्रुप एक्रोनिम, ग्रुप का जो एक नया नाम मिला है जो मिस्टर मोदी ने दिया है, उस विजन को फुलफिल करते हुए क्या है कि भाई रेजिलियंस बनेगा तो ये लोग फुलफिल करेंगे, इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन तो फुलफिल करेंगे, सस्टेनेबिलिटी फुलफिल करेंगे। तो आज का जो था मैं कहूँगा ये टफ था, थोड़ा इसको समझना टफ था, लेकिन जो लोग
इस तरह की खबरें सुनते हैं उनके लिए आसान होगा। नए बच्चों के लिए रहेगा क्या एक्रोनिम, क्या रेजिलियंस, वैसे सोचेंगे कि क्या है ये दुनिया भर का ड्रामा, इनोवेशन, कोऑपरेशन, वो ऐसे नहीं समझ पाते हैं। देख रहे हो, रियो डिक्लेरेशन, ये तो बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं ना, माय गॉड। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच आपसे।